तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग क्लास में आज से साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में हम जो फर्स्ट यूनिट है अपनी केमिस्ट्री की वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बने हुए हैं फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से, वो है 3 मार्कर्स में पदार्थ 2017 में बना हुआ है। रेडियो आइसोटोप्स बना हुआ है। रेडियो आइसोटोप्स जो है आपका वो बना हुआ है 2017 में, ये भी आया हुआ है। और फिर उसके बाद समस्थानिक 2014 में बना हुआ है। 5 मार्कर्स में बोर का परमाणु मॉडल 2019, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 2014। इसके अलावा कुछ 11 मार्कर्स क्वेश्चन हैं। तो पदार्थ, फ्रेंड्स, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। तो अभी 3 मार्कर्स में जब आप लिखेंगे तो यही लिखने में आपकी 2 लाइंस तो कवर हो जाएंगी। क्या क्या लिखना है आपको? प्रत्येक वस्तु या हर वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है। पहला आपने लिख दिया स्थान घेरती है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है। आप चाहें तो इसको अलग अलग ना करके एक साथ लिखें ताकि 2 लाइन में आए। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान निहित होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ का क्या है? पदार्थ को रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ व मिश्रण में तथा भौतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है। 3 मार्कर्स में सफिशिएंट है। प्लाज्मा वगैरह हमको जो 4th स्टेट होती है वो सब यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 3 मार्कर्स के लिए बेस्ट है। फिर रेडियो आइसोटोप्स, इसको हम बाद में लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमको कुछ और समझना जरूरी है। तो उसके पहले हमारा आ जाता है समस्थानिक को भी हम बाद में लेंगे, क्योंकि साइंस में जैसे अब आपको पहले बोर का परमाणु मॉडल है, इसको हम क्रम से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पदार्थ। तो मैंने आपको बता दिया। परमाणु हमारा पहला टॉपिक है। देखिए, क्रम से लेने में क्या होगा, आपके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स कवर हो जाएंगे। मान लीजिए परमाणु ही आ गया, तो परमाणु क्या है? तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या करता है? सूक्ष्मतम कण है, क्या करता है भाई साहब? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र क्या हो सकता है? नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। ओके, परमाणु का निरूपण कैसे होता है? परमाणु का निरूपण होता है XAZ। एक्स जहां पर हो गया विद्युत उदासीन परमाणु, जेड हो गया इसका परमाणु क्रमांक और ए हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो XAZ से परमाणु का निरूपण होता है। अब परमाणु को अभी बहुत सारे मॉडल्स देखने हैं, इसलिए थोड़ा सा हम समझ लें। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। ओके, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। जिस वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कक्षा, ठीक है ना। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स। तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। मूल कण, वैसे तो अब बहुत सारे कण खोजे जा चुके हैं, लेकिन परमाणु में मूल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? परमाणु में मूल कणों की संख्या आ जाएगी 3। पहला आ जाएगा प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है, ठीक है। इसमें कितना धनावेश होता है? तो ये होता है इसमें धनावेश प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम में इसको हम नापते हैं, ठीक। फिर इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अब कैसे खोज की थी प्रोटॉन की? तो रदरफोर्ड ने एक सोने की बहुत ही पतली चादर ली, ठीक है ना, सोने की बहुत ही पतली चादर ली और उस पर किसकी? अल्फा कणों की, ठीक है, अल्फा कण।
अल्फा कणों की उस पर बौछार करवाई, इस तरीके से अल्फा कणों की बौछार करवाई, और पीछे जिंक सल्फाइड के लेपन युक्त एक पर्दा रखा। तो जब उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई रदरफोर्ड ने, अभी रदरफोर्ड का मॉडल हमको पढ़ना है इसलिए मैं ये बता रहा हूं, करवाई, तो उसने देखा कि अधिकांश जो कण हैं वो सीधे निकल गए, कुछ जो है मार्ग से विक्षेपित हुए, कुछ कण मार्ग से विक्षेपित हुए, अधिकांश सीधे निकल गए, ठीक है ना, और कुछ कण मार्ग से विक्षेपित हुए, और बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक, 1/20,000 क्या हो गया, वापस अपने मार्ग पर लौट आया, 20,000 में से एक कण। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जहां कण सीधे निकल गए वो भाग रिक्त है, ठीक, और जो कण वापस अपने मार्ग पर लौट आया वो क्या हुआ, किसी द्रव्यमान से टकरा करके वापस लौट आया। तो रदरफोर्ड ने ये जो आपका निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जहां पर उसका द्रव्यमान केंद्रित होता है, शेष भाग जो होता है वो रिक्त होता है, ठीक है ना, ये उसने निष्कर्ष निकाला। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। अब आ जाते हैं हम प्रोटॉन के बाद दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, हमने यहां देख लिया प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कहानी है। अब गोल्डस्टीन ने सबसे पहले यह मत व्यक्त किया कि भाई यदि नाभिक पर धनावेश है तो चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो यह जरूर कहीं ना कहीं उसमें ऋणावेश भी होता होगा। तो इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण भी मौजूद होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो खोज इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नामकरण वगैरह रदरफोर्ड ने कर दिया। तो कहीं कहीं आपको ये मिलता है इलेक्ट्रॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। अब इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहली बात, अलग से आपको आवेश याद नहीं करना, आवेश तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर है, तो प्रोटॉन का जितना आपने आवेश याद किया है वही इलेक्ट्रॉन का होगा, बस माइनस में होगा, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये और हल्का होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई, इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया। इसके बाद साहब आपका आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज, चैडविक, ओके, चैडविक ने की थी। अब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन जो है आपका कण है, इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर, किंतु प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो आप समझ गए परमाणु क्या है। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसको XAZ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जो मैंने छोटा सा आपको एक मॉडल बना के बता दिया कि नाभिक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं P+N वो नाभिक में होते हैं और बाकी चारों ओर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना बॉस। अब ये आपका हो गया आपका, फिर यहां से आता है समस्थानिक। समस्थानिक आया हुआ है आपको 2014 में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक के पहले भी हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं हम, जिससे क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशित प्रोटॉन, हमने देखा प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, अभी ये सब एक के बाद एक जरूरी है इसलिए मैं आपको ये सब करा रहा हूं, और एक एक पॉइंट 3 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु पूछ सकता है, प्रोटॉन पूछ सकता है, न्यूट्रॉन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को आपने देख ही लिया है कि यहाँ Z के द्वारा दर्शाया जाता है और Z बराबर होता है P = P हो गया आपका प्रोटॉन और E।
क्यों? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जेड परमाणु क्रमांक, चाहे आप प्रोटॉनों की संख्या बोलो चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, शुद्ध रूप में परिभाषा में प्रोटॉनों की संख्या यूज की जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक। अब आ जाता है परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान, ओके, परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों की संख्या को, किसकी संख्या को? न्यूक्लियानों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब न्यूक्लियन क्या है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। तो परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान। अब आपको समझ में आ जाएगा समस्थानिक क्या है। समस्थानिक, ओके, समस्थानिक हम ले लेते हैं। तो समस्थानिक क्या है? तो अब आप बताइए, समस्थानिक से अगर आप कुछ समझ रहे हो तो बताइए। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है ना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो समस्थानिक क्या है? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या हो गया? एक ही तत्व, यहां ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व की बात चल रही है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने उदाहरण दे दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला आता है आपका प्रोटियम, ओके, दूसरा आ जाता है आपका ड्यूटीरियम, और तीसरा आ जाता है ट्राइट्रियम, जिसकी खोज के लिए चंद्रमा में इतने सारे अभियान भेजे जा रहे हैं ट्राइट्रियम की खोज के लिए। भारत का चंद्रयान 2 भी इससे रिलेटेड था किंतु दुर्भाग्यवश, खैर कोई बात नहीं, अभी नया चंद्रयान अभियान हमारा जाने वाला है। तो प्रोटियम क्या होता है बॉस? प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटीरियम होता है 1H2 एंड ट्राइट्रियम होता है 1H3। अब ऐसा क्यों होता है कि एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो रहे हैं? क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर परमाणु द्रव्यमान कैसे भिन्न भिन्न हो गए? तो आप 2 चीजें समझ लीजिए। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में जो होता है आपके 2 कण होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन ही होता है। चाहे आप प्रोटियम ले लें, चाहे आप ड्यूटीरियम ले लें, चाहे ट्राइट्रियम ले लें, सब में एक प्रोटॉन होता है। किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। ओके, प्रोटियम पहले समस्थानिक की ले लें अगर हम, प्रोटियम में क्या होता है? 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो 1 + 0 = 1। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया प्रोटियम का? 1। तो हमने लिख दिया 1H1। ओके, फिर जो आपका आता है ड्यूटीरियम, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। तो 1 + 1 2। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 2। फिर आपका आता है ट्राइट्रियम। तो ट्राइट्रियम में 1 और न्यूट्रॉन होते हैं 2। तो 1 + 2 3। तो ये 1H3। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गए बॉस आपके समस्थानिक। और कैसे समस्थानिक बन जाते हैं ये भी आप समझ गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपका जब आता है रेडियो आइसोटोप। तो अब आप कहेंगे ये भी आइसोटोप तो आपने वही देख लिया कि क्या है। तो रेडियो आइसोटोप की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी जो है आपकी चेंज है, रेडियो आइसोटोप की परिभाषा। और रेडियो आइसोटोप आपका आया हुआ है 2017 में। तो रेडियो आइसोटोप क्या है? अत्यधिक ऊर्जा व अस्थाई नाभिक वाले परमाणु। इसको कहाँ लिख दूं मैं, क्योंकि अभी बहुत सारा बनाना है। तो रेडियो आइसोटोप, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो ये होते हैं अत्यधिक ऊर्जा। पहली बात क्या हो गई? 3 मार्कर्स में आया है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। अत्यधिक ऊर्जा वाले अस्थाई नाभिक वाले परमाणु। कौन से परमाणु होते हैं रेडियो आइसोटोप?
रेडियो आइसोटोप्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में अत्यधिक ऊर्जा और स्थायी होते हैं। तो अत्यधिक ऊर्जा व अस्थायी नाभिक वाले परमाणु रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। चूंकि इनमें ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसलिए ये उसका अल्फा, बीटा या गामा किरणों के रूप में, कणों के रूप में उत्सर्जन करते रहते हैं। और ये ऊर्जा नाभिक से निकल करके बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बराबर मुक्त होते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इनका रासायनिक क्षय बोलते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स 3 मार्कर में अत्यधिक ऊर्जा व अस्थायी नाभिक वाले परमाणु जो कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, ये ऊर्जा इनके इलेक्ट्रॉनों को मिलकर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहते हैं, जिसे रासायनिक क्षय कहते हैं। ये आपका 3 मार्कर्स के लिए सफिशिएंट है। अब आपके 2 परमाणु मॉडल दिए हुए हैं, बोर का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हम पहले लेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो व्याख्या है वो किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम कर सकते हैं रदरफोर्ड के परमाणु। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, परमाणु मॉडल में सबसे पहले आप देख लीजिएगा परमाणु मॉडल आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आ जाता है डाल्टन का, फिर एक आ जाता है थॉमसन का, फिर आपका आ जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है ना, मेन यही आता है रदरफोर्ड। फिर नील्स बोर का हो गया, और फिर आ जाएगा आपका क्वांटम मॉडल। तो ये जो है परमाणु मॉडल्स हैं, है ना, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट के 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड और बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सबसे पहली बात तो रदरफोर्ड ने यह कहा कि भाई जो परमाणु है उसमें समस्त धनावेश, इसके मैं पॉइंट से लिखते जा रहा हूं, ठीक है ना। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल 5 मार्कर्स में आया है, तो उस हिसाब से हमको करना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल की व्याख्या करते हुए यह बताया कि परमाणु में समस्त धनावेश नाभिक में केंद्रित रहता है। कहां पर केंद्रित रहता है? परमाणु में समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका? नाभिक हो गया। पहला पॉइंट हो गया इसका आपका नाभिक। तो परमाणु में समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात आ जाएगी कि नाभिक का द्रव्यमान, आप यहां पर समझ चुके हैं नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग से होता है। नाभिक का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के कारण नाभिक का द्रव्यमान निहित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के कारण। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो अभी 3 पॉइंट आ गए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, कि परमाणु में समस्त धनावेश केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक जो होता है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर, मान लीजिए नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार मार्ग पर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं, और इन वृत्ताकार मार्गों को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। ओके, इन वृत्ताकार मार्गों को कक्षा कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा, थोड़ा सा उन्होंने रदरफोर्ड जी ने इसकी तुलना कर दी कि यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। ये हो गया नाभिक, इसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं ना, ये होती है वास्तविक स्थिति। तो सूर्य और ग्रह की इन्होंने तुलना कर दी, ये हो गया। तो क्या क्या हो गया? परमाणु में समस्त द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन
ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन पर प्लस में होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, तो परमाणु विद्युत उदासीन हो गया। इनकी स्थिति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि परमाणु में बराबर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो इन्होंने ये कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनों का जो आपका अभिसारी बल, अब इसको भी डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें छोड़ करके कि प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन है प्लस आवेश वाला और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस आवेश वाला। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है वो वैद्युत आकर्षण बल होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है। और ये वैद्युत आकर्षण बल जो होता है वो केंद्रीय अभिसारी बल के बराबर होता है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो सतत रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो ये पूरा रदरफोर्ड का जो है वो परमाणु मॉडल है, पूरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब आपको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ क्या क्या कहा रदरफोर्ड ने, कि परमाणु में समस्त द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है जो कि नाभिक कहलाता है। फिर नाभिक का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से उत्पन्न होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि भाई जो केंद्र में नाभिक होते हैं, नाभिक में धनावेश होता है और इसके चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, जिस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा कहा जाता है। फिर इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जो केंद्रीय अभिसारी बल के बराबर होता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अब रदरफोर्ड के मॉडल के दो दोष रदरफोर्ड मॉडल के दो दोष कौन से थे? पहला ये कि स्थायित्व, परमाणु का जो स्थायित्व है वो इससे स्पष्ट नहीं होता। और दूसरा जो है वो परमाणु वर्णपट। अब देखिए यहाँ पर परमाणु वर्णपट अगर मैं आपको डिफाइन करने लगूं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर परमाणु पर क्या किया गया, अल्फा कणों की बौछार की गई और पीछे जिंक सल्फाइड के लेपन युक्त एक पर्दा लगा दिया गया जो चलित था। तो चलित पर्दे पर कणों की जब बौछार होती है तो इस तरीके से लाइन, कहीं ये लाइन बनी, कहीं थोड़ी मोटी लाइन बनी, कहीं छोटी लाइन बनी, कहीं मोटी लाइन बनी। मतलब परमाणु वर्णपट जो है असतत आ रहा है, इसको कहते हैं हम असतत परमाणु वर्णपट। ओके, बस अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। तो इससे परमाणु वर्णपट जो असतत होता है। क्यों असतत होता है? असतत क्यों असतत होता है ये स्पष्ट नहीं होता। ठीक, अब इनके ये दो दोषी दूर हुए, किसमें दूर हुए? नील्स बोर के परमाणु मॉडल में। लेकिन आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में 11 मार्कर में कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो 11 मार्कर में हम करेंगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे 11 मार्कर वाले। ये आपका जो 11